संविधान के अध्ययन के इस अंक में संविधान संशोधन प्रक्रिया इससे पूर्व हमने उल्लेख किया था और एक पार्ट में हमने जो संविधान लागू होने के पश्चात तो संविधान में जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए थे तो उनका उल्लेख किया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 तक उसका व्यापक उल्लेख कर दिया गया है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी ये भाग है। इस दृष्टि में जो 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिन्होंने भारतीय संविधान को प्रभावित किया और व्यवस्था बदलने में योगदान दिया, उनमें आज का 52वां संविधान संशोधन 1985 है। इसको समझते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985। इस संविधान संशोधन लाए जाने के पीछे का उद्देश्य जो था वो वास्तव में दल बदल को रोकना था। आप सभी जानते हैं कि भारत में जब जो है बहुदलीय व्यवस्था प्रभाव में आई और 1985 के आते आते ये स्थिति हो गई कि अनेक क्षेत्रीय दल वो प्रभाव में आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि विशेषकर राज्यों में किसी एक दल को जब बहुमत नहीं हासिल होता था तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेते थे दल, और दल बदल को इससे प्रश्रय मिलता था, धन बल का प्रयोग होता था, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता था। तो ऐसे में जो है जो मंत्री पद के लालच में विधायकगण हो या संसद सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, वो जो है अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते थे या समर्थन दे देते थे। तो ऐसे में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल निरोधक कानून लाया जाना आवश्यक था। उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 52वां संविधान संशोधन 1985 पारित हुआ और इसमें प्राविधान कर दिया गया कि यदि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर जो है निर्वाचित हुआ है और यदि वो किसी दूसरे दल में जाता है तो उसकी जो है विधानसभा या लोकसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त मानी जाएगी। तो ये प्राविधान कर दिया गया। लेकिन साथ में साथियों एंटी डिफेक्शन लॉ जो लागू किया गया और एक 10वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई संविधान में, उसमें प्राविधान किए गए कि ये तो स्पष्ट रहा कि यदि कोई किसी दल का सदस्य किसी अन्य दल में जाता है तो उसकी जो है विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी। और लेकिन इसमें जो 3 महत्वपूर्ण बातें जो जोड़ी गई कि भाई ये दल बदल निरोधक कानून किस दशा में लागू नहीं होगा, उसने जो है ये कहिए कि जो 3 पहले समझ लेते हैं कि दल बदल निरोधक कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। तो पहली बात तो ये था कि 1/3 सदस्य अगर किसी दल के 1/3 सदस्य किसी दल के अन्य यानी सरकार को समर्थन देते हैं, सरकार को समर्थन देते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होगा। पहला तो यही पॉइंट है। और दूसरा इसमें एक पक्ष तो 1/3 का रहा और ये भी प्राविधान कर दिया गया था कि इसमें 2/3 सदस्य किसी भी दल के यदि अलग दल बनाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ वो लागू नहीं होगा। 1/3 सदस्य अपने मूल दल से यदि पृथक होते हैं और सरकार को समर्थन देते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और 2/3 सदस्य यदि पृथक होकर के नए दल का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो अभी
एंटी जो डिफेक्शन हो रहा था, यानी दल बदल हो रहा था सीमित स्तर पर, इस कानून ने तो दल बदल को और प्रोत्साहित कर दिया। यानी कहने तात्पर्य रोग का उपचार ही रोग से बदतर हो गया। अभी तक जो सीमित लोग दूसरे दल में जाते थे सरकार में मंत्री पद के लालच में, अब क्या हुआ कि 1/3 सदस्य पूरे समूह में वो जो है मंत्री पद के लालच में या हॉर्स ट्रेडिंग में जो उनको रुपया मिलता था, 1/3 सदस्य वो समर्थन देने लगे अपने मूल दल से पृथक होकर के। और साथ में ये भी प्राविधान है कि वो अगर मूल दल से पृथक होकर के 2/3 सदस्य अलग दल बना लेते हैं तो भी उन पर कानून नहीं लागू होगा। इस प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं कि जो दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया था वो वास्तव में असफल रहा, और इसने जो अभी सीमित स्तर पर दल बदल हो रहा था उसको इसने जो है समूह में दल बदल के लिए प्रोत्साहित किया। यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें जो प्राविधान किए गए वो दल बदल को जो है और बढ़ाने का ही काम किया। तो साथियों, यहाँ पर एक पक्ष मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए पुनः 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है आया। 91वां संविधान, चूंकि यहाँ पर मंत्री पद का लालच वो प्रमुख था या जो है धन का लालच, तो ऐसे में एक प्राविधान कर दिया गया कि अब जो भी 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्राविधान कर दिया गया कि अब जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो राज्य विधानसभा के आकार के 15% से अधिक नहीं होगा, या लोकसभा के आकार के 15% से अधिक केंद्र सरकार का वो जो मंत्रिपरिषद होगी केंद्र सरकार की उसका आकार 15% से अधिक नहीं होगा। या इससे पूर्व क्या होता था कि जम्बू कैबिनेट बनते थे, जैसे यूपी में ही उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति को देखें तो वहाँ पर कभी कभी समझ लीजिए 150 मंत्री 125 से अधिक मंत्री होते थे। लेकिन अब चूंकि ये व्यवस्था लागू हो गई है कि 15% से अधिक वो मंत्रिपरिषद का आकार होगा ही नहीं, तो इससे जो है दल बदल को निश्चित दल बदल पर अंकुश जरूर लगा है। तो साथियों, जब भी आप 52वें संविधान संशोधन को पढ़ें तो साथ में 91वां संविधान संशोधन भी आप जो है 91वां संविधान संशोधन वो जो 2003 में आया और जिसमें 15% आकार तय कर दिया गया मंत्रिपरिषद का, राज्य विधानसभा के आकार का जो 15% के आकार से अधिक नहीं होगा, इसी प्रकार लोकसभा का जो 15% का आकार है उससे अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। कहने तात्पर्य जैसे 545 वो जो लोकसभा के सदस्य हैं उसका 15% निकाल लीजिए, उससे ऊपर मंत्रिपरिषद का आकार अब नहीं हो सकता है। तो ये दो संविधान संशोधन एक साथ एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 और 91वां संविधान संशोधन 2003, उद्देश्य दोनों के एक ही थे, एक दूसरे के पूरक के रूप में रहे, इसलिए एक साथ इनका विवेचना हमने की। अगला साथियों 58वां संविधान संशोधन 1987 को समझते हैं, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये इसमें एक विशेष बात तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि भाई संविधान निर्माताओं ने वो जो है राष्ट्रभाषा हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संविधान में उसे राष्ट्रभाषा हिंदी कर दी। और लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहिए कि बहुभाषी राष्ट्र भारत में वो जो है हिंदी राष्ट्रभाषा तो बनी लेकिन वो राजभाषा आज तक नहीं बन पाई। आज भी जो है हमारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरीके से अंग्रेजी भाषा पर आधारित है, तो ये देश का दुर्भाग्य ही कहिए। और दूसरा साथियों, एक बड़ी विडंबना ये कि 1987 तक संविधान का हिंदी संस्करण प्रमाणिक उपलब्ध ही नहीं था। यानी कहने तात्पर्य जो 58वां संविधान संशोधन 1987 है उसमें पहली बार संविधान का हिंदी में जो संस्करण है वो प्राधिकृत रूप से
उपलब्ध कराया गया और अनुच्छेद 394 का जोड़कर संविधान के हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है उसको जो है विकसित किया गया और उसको मान्यता दी गई। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का जो प्रमाणिक हिंदी संस्करण वो 1987 तक उपलब्ध ही नहीं था और ये कार्य हुआ 58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। तो ये जो है हिंदी संस्करण अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया और हिंदी संस्करण संविधान का प्रभाव में आया। ये जो है संविधान संशोधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से साथियों। अगला आगे बढ़ते हैं 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा जो भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष आधिकारिक स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग यानी SC/ST आयोग के गठन का वो प्राविधान इसमें किया गया। SC/ST आयोग अनुच्छेद 61वां संविधान संशोधन अभी रह गया है। 61वां संविधान संशोधन पहले समझते हैं। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1989 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था और इस परिवर्तन के तहत अब जो है जो मतदाताओं की आयु वो अभी तक मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटा करके वो 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटा करके मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यहाँ पर साथियों राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल था और राजीव गांधी सीधे जो है वो युवकों से जुड़ना चाह रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने ये प्राविधान किया कि अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अधिकाधिक युवा वो शामिल हों। अतः जो मतदान की आयु अभी तक 21 वर्ष थी उसे घटा करके अब जो है वो जो है 18 वर्ष कर दी गई। यानी 18 वर्ष आयु अब न्यूनतम मतदान की आयु हो गई वो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 65वां संविधान संशोधन साथियों अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है SC/ST आयोग राष्ट्रीय आयोग का गठन इसी संविधान संशोधन द्वारा हुआ और उसे संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई। इसके बाद जो है 69वां संविधान संशोधन है 1991। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का प्राविधान यहाँ पर किया गया और इसके तहत यानी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत वो निकटवर्ती जो प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश का नोएडा या हरियाणा का गुड़गांव क्षेत्र, इन सभी को जो है एक प्रकार की मान्यता दी गई और साथ में इस केंद्र शासित प्रदेश में एक 70 सदस्यीय विधानसभा के गठन का भी प्राविधान किया गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में एक जो है 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ। विधानसभा आ गई, अर्थात अब केवल 2 ही राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश
जिनकी अपनी विधानसभाएं, उनमें पांचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इनके एक विधानसभा का प्राविधान कर दिया गया। इसके बाद साथियों यहाँ पर 17वां संविधान संशोधन 1992 आया और इस संविधान संशोधन द्वारा जो दिल्ली और पांचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को, चूँकि केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांचेरी, और उन सदस्यों को, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें शामिल कर लिया गया। इससे पहले केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही वो स्थान मिलता था, लेकिन अब 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अब जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अब जो है इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कर लिए गए। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। 17वां संविधान संशोधन के पहली बार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांचेरी के जो विधानसभाएं थे, उनके निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनका स्थान सुरक्षित किया गया। अब एक साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 है और इस संविधान संशोधन द्वारा जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें संशोधन करके 3 और भाषाएं, जिनमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, उनको शामिल कर लिया गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 ये 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी है, कोंकण प्रदेश की, और नेपाली तथा मणिपुरी, इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ साथियों 8वीं अनुसूची से जुड़े जो है 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं। उनमें इससे पहले के भाग में हमने 21वें संविधान संशोधन का उल्लेख किया था और उस 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जो है, वो जो सिंधी भाषा है वो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। पुनः जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 पुनः भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, तथा एक और संविधान संशोधन अभी होगा 92वां संविधान संशोधन। उस 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 और भाषाएं जोड़ दी जाएंगी। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं वो शामिल कर ली जाएंगी। तो यहाँ पर एक ट्रिक से आप जो है याद रख सकते हैं कि 21 + 71 यानी 21वां संविधान संशोधन और 71वां तो 92वां बराबर, इनका दोनों का जोड़, यानी तीनों आप संविधान संशोधन मस्तिष्क में सुरक्षित रख सकते हैं कि किससे क्या हुआ। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप यहीं पे जानना चाहें 92वां संविधान संशोधन, तो समझ सकते हैं कि 92वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को स्थान दिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी,
मैथिली और संथाली को जोड़ दिया गया, यानी 18/4/22। तो वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची की, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आप जो है मस्तिष्क में सुरक्षित रखेंगे। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये जोड़ करके 22 भाषाएं उसमें आ गई। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। एक 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा जो भारत में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई थी, वही परंपरा आगे बढ़ रही थी। उसमें जो है चूँकि संवैधानिक दर्जा इन स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को, यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या नगर पंचायत, नगर पालिका आदि को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं था, तो ये धीरे धीरे जो है ये संस्थाएं कमज़ोर हो रही थी और ना ही इनके पास पर्याप्त वित्तीय शक्ति होती थी और ना तो इनके पास कोई बड़ी प्रशासनिक क्षमता होती थी, जिसके चलते ये जो है कमज़ोर होती जा रही थी, हाशिए पर जा रही थी। कई राज्यों में तो नियमित निर्वाचन भी समाप्त हो गया था। तो ऐसे में कई समितियों का गठन हुआ और उन समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशों के तहत इन स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। जैसे जो है बलवंत राय मेहता समिति आई और उस बलवंत राय मेहता समिति ने वो जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला राज्य था जिसने वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। बाद में जनता पार्टी सरकार आई, उसने एक अशोक मेहता समिति का गठन किया और समिति ने कहा कि भाई ये जो ग्राम पंचायत स्तर है उसे हटा दिया जाए, केवल द्विस्तरीय स्थानीय निकाय हो। लेकिन जब पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो धूल चाटती रही, वो उसका कोई प्रभावीकरण नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है आगे जैसे एम.एल. सिंघवी समिति आई, एम.एल. सिंघवी समिति ने ये सिफारिश की कि यदि जो है इन स्थानीय निकायों को आप सशक्त करना चाहते हैं तो इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो संवैधानिक दर्जा इन्हें मिला कब? जब जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 को संसद ने पारित किया और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और साथ में जो भाग 11 है, 11 का, उसमें स्थानीय निकायों के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करना है। निकाय और विशेषकर ये ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं गांव के, इनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई और जो है ये इनको पर्याप्त वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक क्षमता दी गई। साथ में ये भी प्राविधान किया गया कि ये जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषयों का भी उल्लेख किया गया। 29 विषय कि भाई ये जो स्थानीय ग्रामीण निकाय होंगे वो किन विषयों पर कार्य करेंगे। तो उसके तहत 29 विषयों में वो जैसे ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण स्वच्छ पेयजल या जो है नाली खड़ंजे आदि की व्यवस्था, स्थानीय जो कर व्यवस्था, ये सभी विषय जो है वो इस 11वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और स्थानीय निकाय को संवैधानिक, यानी ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था को कह लीजिए, जो 3 टायर सिस्टम है उसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ये एक बड़ा कदम था। इसके पश्चात साथियों
आगे बढ़ते हैं, जो 74वां संविधान संशोधन था उसको समझते हैं। यहाँ पर जो 243 अनुच्छेद के उपनुच्छेद हैं वो ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है, 11वीं अनुसूची संबंधित है और भाग 11 संबंधित है। अब 74वां संविधान संशोधन 1993 को समझते हैं। यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन आया उससे भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में विधिवत 18 विषय वो शामिल किए गए जो स्थानीय नगर निकायों के अधीन होंगे, स्थानीय नगर निकायों के अधीन होंगे और साथ में संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। यानी यहाँ पर नगरों की स्वच्छता, नगरीय सड़कों की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति, ये सब जो है स्थानीय नगर निकायों को कि भाई नगरीय प्रकाश व्यवस्था आदि ये सब चीज़ें दी गई। साथ में उन्हें पर्याप्त वित्तीय सपोर्ट मिले, इसके लिए वित्त आयोग को भी ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जो है इन स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर सिफारिश दें, जिससे ये आत्मनिर्भर संगठन के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। साथियों, अब इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 है। 84वां संविधान संशोधन 2001 को समझते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में प्राविधान था कि प्रत्येक जो है सेंसस यानी प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो 10 की जनगणना होगी उसके पश्चात जो है सीटों का परिसीमन होगा और उसके क्रम में राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। लेकिन साथियों, क्या हुआ कि जो परिवार नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई या बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए जो सरकार ने प्रयास किए, तो उसका असर दक्षिण भारत के जो राज्य थे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों पर तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण में सरकारों ने सफलता हासिल की। किंतु उत्तर भारत के जो बीमारू राज्य यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो बीमारू राज्य थे, इन राज्यों की जनसंख्या में बहुत, यद्यपि कुछ नियंत्रण जरूर हुआ, लेकिन जितना जो है दक्षिण में हमारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल रहा वो उत्तर में नहीं सफल रहा। अब यहाँ पर जो है यदि सीटों का आवंटन जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तुरंत किया जाता तो ऐसे में क्या होता कि जो है दक्षिण के राज्य परिवार नियोजन में अपना योगदान दे रहे हैं, राष्ट्र के जो है कल्याण में योगदान दे रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, वो दंडित हो जाते और उनको जो है कम सीटें आवंटित होती। यद्यपि एक बार तो वो प्रभावित होंगे ही जब भी 2026 में जो है सीमांकन होगा, पुनः जो है सीटों का एलोकेशन होगा, लेकिन फिर भी जो है बार बार होने से बचा जाए, इसलिए ये। और दूसरा क्या था कि जो बीमारू राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन में बड़ा योगदान नहीं दिया, वो राज्य जो है लाभान्वित हो जाते और ये बीमारू राज्यों के जो पर्याप्त सीटें मिल जाती तो ये सरकार भी बना लेते। तो इसलिए ये संविधान संशोधन कर दिया गया कि अब जो है परिसीमन, जो भी लोकसभा की सीटों का परिसीमन वो निलंबित हो जाएगा 2026 तक, अर्थात 2026 तक कोई भी वो जो है परिसीमन नहीं किया जाएगा। ये 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह प्राविधान जोड़ दिया गया। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जो है संविधान संशोधन है। इसके पश्चात आते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये अत्यंत महत्वपूर्ण है
और जो है इसमें कई वादों में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए, चाहे इंदिरा शाहिनी बनाम भारत संघ हो या अन्य जो है मामले में, उसमें जो निर्णय दिए, उस निर्णय को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जीवन का जो अधिकार है वो पशुवत जीवन से नहीं बल्कि जो है मानव गरिमा से युक्त जीवन से संबंधित है। यानी जो है लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी से संबंधित है। और जो जीवन मानव गरिमा से युक्त कब होगा? जब व्यक्ति पूर्णतया शिक्षित हो, यानी शिक्षित व्यक्ति का जीवन ही मानव गरिमा से युक्त होगा। तो उसका आशय ये था कि भाई जो अनुच्छेद 45 में यद्यपि ये प्राविधान था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इस उद्देश्य को हासिल करने में राज्य बहुत अधिक सफल नहीं रहे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने प्रगतिशील निर्णय दिए, उन निर्णयों को जो है एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए या एक कह लें उनको कानूनी मान्यता देने के लिए एक संविधान संशोधन आया, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसके द्वारा शिक्षा को मूलाधिकार बना दिया गया। शिक्षा को मूलाधिकार बना दिया गया, यानी अब पुनः 7 मूलाधिकार हो गए। ठीक। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का मूलाधिकार समाप्त कर दिया गया था और उसे अनुच्छेद 301 के तहत वो विधिक अधिकार में बदल दिया गया था, लीगल राइट्स में बदल दिया गया था। तो एक बार वो 6 मूलाधिकार रह गए थे नागरिकों के, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया और इसमें जो है शिक्षा को मूलाधिकार बना दिया गया। और इस मूलाधिकार को जो है प्रभावी करने हेतु जो एक कानून संसद ने पारित किया, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। RTE एक्ट 2009 पारित कर दिया गया। और इस RTE एक्ट में ये प्राविधान किया गया कि भाई 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वो जो है इसका एक कंपल्सन हो गया और यही कारण है कि अब जो है 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर वो जो है प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की परिधि के भीतर जूनियर विद्यालय उपलब्ध होता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और 88वां संविधान संशोधन 2003 को समझते हैं। इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में सेवा कर का प्राविधान यानी किया गया, सर्विस टैक्स की बात आ गई और एक नए कर का प्राविधान कर दिया गया। इसके बाद एक 99वां संविधान संशोधन आया जो है 2011 में, यद्यपि एक अत्यंत प्रगतिशील ये जो है संविधान संशोधन था, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित एक कॉलेजियम प्रणाली जो बहुत समय से चली आ रही है, उसके स्थान पर एक पारदर्शी व्यवस्था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। और वो चीज़ आई थी, लेकिन न्यायाधीशों की पीठ ने इसे जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम पद्धति को पुनः मान्यता दे दी। तो साथियों आज भी यही कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता जरूर प्रभावित होती है। अगला साथियों 101वां संविधान संशोधन
2019 आया और 101वां संविधान संशोधन 2014 आया और इसके द्वारा जो है जीएसटी का प्राविधान कर दिया गया। यानी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आ गया और उसके तहत अब जो पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली थी कर की, उसकी जगह पर ये जीएसटी प्रणाली को लागू कर दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को समझते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003 के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण वर्ग है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो उसके लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये प्राविधान कर दिया गया कि अब उनको 10%। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है साथियों। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS जो सवर्ण वर्ग में 10% आरक्षण का प्राविधान करता है कि अब जो है सरकारी सेवाओं में सवर्णों को भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा। यानी एक आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, एक न्यायसंगत व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया। तो 103वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथियों 104वां संविधान संशोधन 2020 है। 104वां संविधान संशोधन 2020 को समझते हैं। इसके द्वारा साथियों जो अभी तक एंग्लो इंडियन सदस्यों को वो लोकसभा में अनुच्छेद 31 के तहत यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था तो उन्हें 2 सीटें मिलती थी और जो है राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करता था। और अनुच्छेद 333 के तहत राज्य में यदि एंग्लो इंडियन सदस्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है तो उसमें 1 सदस्य नामित करता था। लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई और आर्टिकल 331 एवं आर्टिकल 333 को डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। अब संविधान में ये व्यवस्था नहीं रही। इसके बाद जो है साथियों आगे है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। इसमें क्या है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी कार्य एवं शक्तियों को बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन जो ओबीसी आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। और अब साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण अभी जो पारित हुआ है वो 106 यानी 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो 2023 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें जो है महिलाओं को लोकसभा यानी संसद एवं राज्य विधानसभाओं में, संसद एवं राज्य विधानसभाओं में 1/3 या 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इस यानी महिलाएं भी अब राजनीति में सक्रिय होंगी। अभी तक स्थानीय निकायों में ये आरक्षण लागू था 1/3 सदस्यों का, लेकिन अब जो है ये जो 106 वो संविधान संशोधन 2023 में पारित किया संसद ने, अब ये लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। लेकिन ये तब जो है लागू होगा जब जो है भारत सरकार अपने राजपत्र में इसको प्रकाशित करेगा। अर्थात कहने तात्पर्य ये है कि इस अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने पर निर्णय लेगी भारत सरकार। तो साथियों ये
भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों का वर्णन किया गया जो परीक्षा उपयोगी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इसी क्रम जारी रहेगा अध्ययन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।